स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आंकिक समाकलन के भाग 3 पर। इसके पहले हमने इसके 2 पार्ट को डिस्कस कर लिया था और उसमें हमने सिम्पसन के प्रथम नियम को यानी सिम्पसन 1/3 रूल को पढ़ा था और उस पर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सिम्पसन के द्वितीय नियम को। ठीक है, किसको पढ़ेंगे आज हम? सिम्पसन का द्वितीय नियम, या इसको हम बोलते हैं सिम्पसन 3/8 रूल। ठीक है, सिम्पसन 3/8 रूल। ठीक है, सिम्पसन का द्वितीय नियम या सिम्पसन 3/8 रूल। तो इसके बारे में इसका थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिम्पसन का द्वितीय नियम या 3/8 नियम, या इंग्लिश में बोलते हैं सिम्पसन सेकेंड रूल, या इसको बोल सकते हैं सिम्पसन 3/8 रूल। आगे बस समझ में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इस विधि से अनियमित आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए संपूर्ण क्षेत्र को n बराबर भागों में, जहाँ n 3 का गुणज होता है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा सेम वही है कि जो भी शेप है, जो भी आकृति है अनियमित आकृति, उसका हमें एरिया निकालना है। तो उसको हम n बराबर पट्टियों में, n बराबर भागों में बांट लेंगे, जो हमारी कोटियाँ होती हैं। बट यहाँ पर क्या है, एक नया रूल क्या है कि जहाँ n जो है क्या है, 3 का गुणज है, ये हमें याद रखना है। वहाँ n क्या होता था, सम होता था। वहाँ n की वैल्यू सम होती थी हमेशा सिम्पसन के 1/3 नियम में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि n जो है 3 का गुणज होता है। 3 का गुणज का मतलब क्या हुआ, 3 का टेबल पढ़ेंगे हम। तो जैसे 3 एकम 3 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 3 तिया 9 होता है, 3 चौक 12 होता है। तो जो n की वैल्यू हुआ करेगी वो इस रूप में हुआ करेगी, या तो 3 होगी, या 6 होगी, या 9 होगी, या 12 होगी, है ना। फिर n 3 का गुणज है, बांट दिया जाता है तथा क्षेत्रफल निम्न सूत्र से निकाला जाता है। ठीक है, अब ये हमारा क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि a बराबर 3h/8 फिर y0 + yn। वहाँ पर हम जो प्रथम कोटि होती थी हमारी, उसको हम लेते थे y1। कितना लेते थे, y1। लेकिन यहाँ पर जो प्रथम कोटि होगी वो हुआ करेगी y0। यहाँ हम शुरुआत किससे किया करेंगे, y0 से। तो प्रथम कोटि यानी फर्स्ट ऑर्डिनेट हमारा हो जाया करेगा y0। तो पहला और आखिरी यहाँ भी रहेगा y0 + yn। इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3 और y1, y2, y4, y5। ठीक है, इससे पहले इसको समझते हैं। +2, इस ब्रैकेट में कौन से टर्म आएंगे, जो केवल 3 के गुणज होंगे, 3 के मल्टीपल। ठीक है, जैसे कि 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, यानी 3, 6, 9, 12 जितनी भी हमारे ऑर्डिनेट्स हुआ करेंगे उन सब में हम पहले तो पहला और आखिरी को इस ब्रैकेट में। ठीक है, उसके बाद 3 के जो गुणज होंगे 3, 6, 9, उस सबको इस ब्रैकेट में 2 के साथ, और बीच की जितनी भी बचेंगी उन सबको इस ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है, सवालों को करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगी बात। यहाँ पर कह रहा है कि जो n है 3 का गुणज होगा। ठीक है, और h का हमारा फॉर्मूला सेम वही रहेगा जो पिछले रूल में था। तो y0 प्रथम कोटि है, फर्स्ट ऑर्डिनेट, और yn अंतिम कोटि है यानी लास्ट ऑर्डिनेट। ठीक है, सन्निकट मान की बात करेंगे, अप्रॉक्सीमेट इंटीग्रेशन की। तो कोई फंक्शन है a से b लिमिट है अगर, तो उसका सन्निकट मान हमें निकालना है तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, सेम यही फॉर्मूला, क्लियर। बट हमें यहाँ पे बस एक ये चीज़ याद रखनी है कि इस विधि में बराबर भागों की संख्या जो n है वो 3 का गुणज होती है। ठीक है, ये n की वैल्यू वहाँ पर क्या होती थी, सम होती थी, लेकिन यहाँ पर ये 3 का
गुणज होती है। बात आ गई समझ में, है ना। यानी 3 होगा n का मान, या 6 होगा, या 9 होगा। क्लियर। और कोटियों की संख्या इससे एक ज़्यादा होती है, तो इससे एक कोटियों की संख्या एक ज़्यादा हुआ करेगी। ठीक है, ठीक है। तो यह हमारा सिम्पसन के द्वितीय नियम पर पहला सवाल है। और यहाँ बोल रहा है इंटीग्रल दिया है 0 to 6, इंटीग्रल दिया है 0 to 6 और 1/1 + x² दे रखा है। इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, सिम्पसन के द्वितीय नियम से। तो यहाँ हम देखेंगे a बराबर है 0 और b बराबर है 6। a बराबर 0, b बराबर है 6। अब यहाँ हमें ना तो कोटियों की संख्या दी है और ना ही n की संख्या दी है। तो यहाँ पर हम सिम्पसन के 3/8 नियम में n का मान 3 का गुणज होना चाहिए। हम जानते हैं जो n का वैल्यू है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 3 हो या 6 हो या 9 हो। तो 6 अगर हम n का वैल्यू लेंगे तो हमें कोटियों की संख्या उससे एक ज़्यादा रखनी पड़ेगी, यानी 7। तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हम यहाँ n का वैल्यू 3 ले लेते हैं अपनी तरफ से, है ना। अपनी तरफ से n का वैल्यू 3 ले लेते हैं। तो कोटियों की संख्या n+1 होती है, इससे एक ज़्यादा, तो कोटियों की संख्या हो जाएगी 4। ठीक है, यानी कि उस रूल में क्या होता था कि कोटियों की संख्या विषम ही होनी है 100%। ठीक है, कोई चेंज नहीं। बट यहाँ पर कोटियों की संख्या सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर n का मान हम 3 लेते हैं तो कोटियों की संख्या 4 हो जाएगी। ठीक है, और n का मान अगर हम 6 लेते हैं तो कोटियों की संख्या 7 हो जाएगी, है नहीं। अगर हमने n का मान कितना लिया 3, तो कोटियों की संख्या 4 जो कि सम है। और अगर 3 का गुणज ही तो चाहिए हमको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अगर n का मान हम 6 ले लें तो कोटि कितनी मिलेगी हमको 7, यानी यहाँ पर सम है, यहाँ पर विषम आ गई है। बात आ रही समझ में। तो यहाँ पर जो कोटियों की संख्या है वो सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। तो अब टेबल बना लेंगे इसकी हम एक, और टेबल लिख लेंगे a+h, a+2h, a+3h। क्यों? क्योंकि कोटियों की संख्या है 4, 1 2 3 4। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम यहाँ पर x का मान लगाएंगे, जो कि कितना है, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0। फिर a और h को जोड़ देंगे, यहाँ भी a और h का मान लगा देंगे, यहाँ भी लगा देंगे। तो x की वैल्यू मिलेगी 0 2 4 6। क्लियर। अब जो हमारा फंक्शन है यहाँ पर हम इस x का वैल्यू लगाएंगे 0, तो 0 लगाएंगे 1 + 0 का स्क्वायर तो 1 आएगा। 1 + 1/1 + 2 का स्क्वायर, 1/1 + 4 का स्क्वायर लगा देंगे। तो हमको जो वैल्यूज़ मिलेंगी 1, 1/5, 1/17, 1/37। क्लियर हो गई बात। तो यही हमारी कोटियाँ हो जाएंगी। जैसे कि ये हो गया y0। यहाँ हम y1 से स्टार्ट नहीं करते हैं, हमने बताया था। यहाँ हम कोटियों को y0 से स्टार्ट करते हैं। तो y0, y1, y2, y3। क्लियर। तो सिम्पसन का 3/8 रूल जो है वो क्या कहता है, ये इंटीग्रल लेते हैं पहले, या a लिख सकते हैं इसकी जगह पे, बराबर 3h/8। पहली ब्रैकेट में आता है पहला और आखिरी, तो पहला है y0 और आखिरी है y3। तो ये दोनों तो आ गए इसमें, है ना। इसके बाद हम लेते हैं 3। ठीक है, 3 लेते हैं तो उसमें क्या आएगा, 1 और 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक ब्रैकेट और होता था, हमने बताया था, अभी दिखाते हैं एक बार। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था हमने कि 3 के बाद ये होता था 2, y3, y6, yn। ये वहाँ पर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई भी 3 का गुणज नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, अगर हम यहाँ चाहें तो लिख भी सकते हैं कि 2, इसमें कौन कौन सी वैल्यू आती हैं, केवल 3 के मल्टीपल, y3, y6, y9, इस टाइप के। अब यहाँ पर y3 है क्या, y3 है, बट y3 तो ऑलरेडी आ चुका है। y6 है क्या, नहीं है। y9 है, नहीं है। y12 है, नहीं है। तो ये जब वैल्यू है ही नहीं तो इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसीलिए हमने लिखा ही नहीं इसको।
अब 3y1 और y2 का मान यहाँ से लगा देंगे उठा के, और इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे। जो भी कैलकुलेशन आएगी कैलकुलेट खुद करेंगे, और इन सबको एलसीएम लेके हल करेंगे, ऐड करेंगे, कुल मिला के फाइनल आंसर आएगा 1.352। क्लियर? ठीक है। तो हम काफ़ी हद तक जो सिम्पसन का हमने 1/3 रूल पढ़ चुके हैं। काफ़ी हद तक सवाल वैसे ही होंगे, अगर हम वो सीख चुके हैं तो हम इसे भी सीख जाएंगे, है ना? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा सवाल है। इसका यहाँ पे बोल रहा है कि इंटीग्रल दिया हुआ है हमको, लिमिट 1 to 5 और इंटीग्रल है 1/1 प्लस एक्स। तो कह रहा है इसका मान सिम्पसन के 3/8 नियम से ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम पहले तो जो इंटरवल दिया हुआ है 1 to 5 उसको लिख लेते हैं। ए का वैल्यू हो जाएगा 1 और बी का वैल्यू हो जाएगा 5। तो यहाँ लिखेंगे सिम्पसन के 3/8 नियम में एन का मान 3 का गुणज होना चाहिए। हम बार बार लिख रहे हैं इस चीज़ को, 3 का गुणज जब होना चाहिए यानी कि 3, 6, 9 ऐसा कुछ होना चाहिए। तो हम एन का वैल्यू 3 ही लेते हैं, क्योंकि हमें पता है जब एन का वैल्यू 3 लेंगे तो कोटि उससे एक ज़्यादा हो जाएगी। तो एन हमने 3 लिया तो कोटियों की संख्या हो गई 4, है ना? तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे b माइनस ए अपॉन एन। बी का वैल्यू 5 और ए का वैल्यू 1 और एन का वैल्यू 3। तो 5 माइनस 1/3 यानी 4/3। तो एच का वैल्यू हो जाएगा 4/3। क्लियर? इसके बाद यहाँ हम लिखेंगे कितने बराबर भागों में बांटा है, 4 बराबर भागों में, यानी कोटियाँ हैं 3 बराबर भागों में बांटा है तो कोटियाँ हैं 4। तो हम लिखेंगे ए प्लस एच, ए प्लस 2h और ए प्लस 3h। क्लियर? अब यहाँ पर हम ए का वैल्यू लगा देंगे 1। ए का वैल्यू कितना है, 1 है। और बी का वैल्यू एच का वैल्यू कितना है, 4/3। तो ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h सबकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम इस फंक्शन में x की वैल्यू रखेंगे। तो x की वैल्यू 1 के लिए 1/1 प्लस एक्स की वैल्यू आएगी 1/2। ऐसे ही 7/3 के लिए आएगी 3/10, 11/3 के लिए आएगी 3/14, 5 के लिए आएगी 1/6। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे नाम रख देते हैं इनका y0, y1, y2, y3। क्लियर? तो अब लिखेंगे बाई सिम्पसन्स 3/8 रूल। फॉर्मूला लगा देंगे 3/8 h y0 प्लस y3 प्लस 3y1 प्लस y2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फिर से हम देखेंगे जो थर्ड वाला ब्रैकेट होता था वो ये होता था y3 प्लस y5। तो y3 तो हम लिख चुके हैं। अब y5 और y7 जो भी हैं 3 का मल्टीपल कौन कौन से, y3 3 तो हो चुका, यानी y6, y9, इस टाइप के जो भी वैल्यूज़ हैं वो आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं, तो उसको हम स्किप कर देते हैं। अब बची हुई जितनी वैल्यूज़ होती हैं वो 3 के n2 में आ जाती हैं। y1 प्लस y2 जो भी हैं, ये 2 वैल्यू बची हुई हैं, दोनों को हमने लिख लिया, कैलकुलेशन किया, सबको ऐड कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा 1.101। आंसर नोट कर लेंगे, ये कैलकुलेशन भी नोट कर लेंगे। इसके बाद अगला देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका अगला
कह रहा है 0 to 1 इंटीग्रेशन है, लिमिट है 1/1 + x² हमारा फंक्शन है। इसका मान ज्ञात करना है और इसके द्वारा पाई का लगभग मान भी ज्ञात करना है हमें, ठीक है। इससे हमें पाई का मान भी निकालना है, ठीक है। तो हमें केवल दो चीज़ें पता हैं, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू, यानी ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू 1। क्लियर हो गई बात। तो n का मान 3 का गुणज होना चाहिए, ये पता है। तो n का वैल्यू हम 3 ले लेंगे, कोटियों की संख्या 4 हो जाएगी। वही सेम प्रोसेस, h का वैल्यू निकालेंगे b - a/n से। तो h का वैल्यू लगाएंगे, b का वैल्यू, a का वैल्यू और अपॉन n का वैल्यू। h का वैल्यू 1/3, ठीक है। इसके बाद अब टेबल बनाएंगे a + h, a + 2h, a + 3h, क्योंकि 4 कोटियाँ हैं और यहाँ पे सेम a और h का वैल्यू लगा देंगे। और a और h का वैल्यू लगाने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारी सब x की वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है। ये आ गई 0, 1/3, 2/3 और 1, ठीक है। अब इन x की वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे। x की वैल्यू 0 के लिए इस फंक्शन की वैल्यू आएगी 1, 1/3 के लिए आएगी 9/10, 2/3 के लिए आएगी 9/13 और 1 के लिए आएगी 1/2, ठीक है। नाम रख देंगे सबका। यहाँ पर बस हमें मेन चीज़ ये याद रखनी है कि हमको y 0 से स्टार्ट करना होता है, यानी y0, y1, y2 और y3 तक, ठीक है। तो वही फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर सेम कि 3h/8 और पहली ब्रैकेट में पहला और आखिरी, और इसके बाद दूसरी ब्रैकेट में जितनी वैल्यूज़ बची हुई हैं वो सब डाल देते हैं, और तीसरी ब्रैकेट में 3 का गुणज। अब 3 का गुणज यहाँ पे केवल एक ये है, ये तो आ चुका है यहाँ पे, तो वो ब्रैकेट हम यहाँ पे लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। वो हमारा ऑलरेडी 0 0 होता जा रहा है सभी में। या तो उसके लिए बहुत बड़ा सवाल, थोड़ा बड़ा सवाल होना चाहिए, है ना, जिसमें y6 तक आए कम से कम। फिर यहाँ हम h का वैल्यू लगाएंगे 1/3 जो हमने निकाला था, और y0 का वैल्यू ये, y3 का वैल्यू ये, और y1 का वैल्यू 9/10 और y2 का वैल्यू 9/13। तो इन सबको ऐड कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू आएगा 0.7846, ठीक है। ये इस इंटीग्रल का वैल्यू आया। अब हमें इसी की हेल्प से हमको पाई का मान भी निकालना है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारा इंटीग्रल था, ये इंटीग्रल था हमारा 0 to 1, 1/1 + x²। अब इसका नॉर्मली हम इंटीग्रेशन करेंगे जैसे हम करते थे। 1/1 + x² का इंटीग्रेशन आता है tan 1x। अब tan 1x पर जब लिमिट लगा देंगे 0 to 1, तो यहाँ पहले अपर लिमिट लगाएंगे फिर लोअर लिमिट लगाएंगे। tan में जो 1 होता है वो π/4 का मान होता है, और जो 0 होता है वो tan 0 का मान होता है, ठीक है। और बराबर में इस इंटीग्रल की वैल्यू हमने अभी सिम्पसन के द्वितीय नियम से निकाली है 0.784, ठीक। तो 0.784 ऐसा ही रहेगा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, π/4, और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा 0। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, तो पाई का मान हो जाएगा 3.1384, यानी 13 ये 4 हो जाएगा 3.14। यही पाई का वैल्यू होता है। बात आ गई समझ में, ठीक है। ठीक है, तो इस रूल में हम इतने ही क्वेश्चंस को देखते हैं। अब थोड़ा सा हम दोनों में डिफरेंस बता देते हैं कि दोनों रूल में हमारा क्या डिफरेंस है, ठीक है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था सिम्पसन का पहला नियम, या जिसे बोलते हैं सिम्पसन 1/3 रूल, है ना। तो इस रूल में हमने सबसे पहले क्या बताया था, इस रूल में हमने सबसे पहले तो जो एरिया निकालने का फॉर्मूला था वो बताया था h/3 और फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 ऑड ऑर्डिनेट्स प्लस 4
और इवन ऑर्डिनेट्स का सम। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। क्लियर, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने बताया था कि इसमें जो कोटियों की संख्या होती है वो कैसी होती हैं, वो विषम होती हैं। ठीक है, यानी अगर कोटियाँ कितनी हैं, n+1 है, तो इसके कितने बराबर भागों में बांटा जाएगा, n। ठीक है, यानी जितने बराबर भागों में बांटा जाएगा उतनी ही कोटियाँ होती हैं। और ये n का जो वैल्यू होता है वो हमेशा कितना होता है, सम। यानी हमेशा जितने भागों में बांटा जाएगा वो n का मान हमेशा सम होता है। ठीक है, ऐसे ही अभी हमने सिम्पसन का द्वितीय नियम पढ़ा। इस रूल में हमने क्या देखा था कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है, हम यहाँ y1 से स्टार्ट करते थे। यहाँ एक चीज़ और लिखेंगे, यहाँ पर हम जो कोटियाँ लिखना शुरू करते हैं वो y1 से स्टार्ट करते हैं, y1, y2, y3, y4 ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं हम कोटियाँ तो y0 से, y0, y1, y2, y3 ऐसे करके। ठीक है, चलती रहेंगी ये y4 ऐसे करके। तो इसका जो फॉर्मूला होता था, यहाँ हमें केवल ये याद रखना है 3h/8 और पहली ब्रैकेट में लिखना है पहला और आखिरी। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा जा रहा है कोटियों की संख्या हम इसमें n का वैल्यू अगर हम इसमें 9 ले लें तो कोटियों की संख्या हो जाएगी 10। हम मान लीजिए y10 तक जा रहा है। ठीक है, तो आखिरी वाला आ जाएगा y10, है ना। n का मान इसमें 3 का गुणज होना चाहिए, हम पढ़ चुके हैं अभी। जो n का मान है वो 3 का गुणज होना चाहिए। तो हमने n का मान यहाँ पे कितना ले लिया, 9 ले लिया। ये 3 का मल्टीपल है, 3 3 9। जब n का मान 3 है तो कोटियाँ कितनी होती हैं, n+1, यानी कि ये हो गया 9+1 = 10। तो कोटियाँ 10 हो गई। तो पहली ब्रैकेट में पहली और आखिरी। ठीक, इसके बाद हम क्या लिखते थे, जो हमारा दूसरा ब्रैकेट आता था उसमें लिखते थे +3, ये बाद में लिखेंगे, पहले इसको लिखते हैं +2। इसमें हम लिखते थे केवल 3 के गुणज। तो 3 का गुणज एक तो स्वयं 3 हो गया, है ना। तो कितना आएगा, y3, फिर आएगा 6, फिर आएगा 9। तो इतना ही आएगा क्योंकि इसके बीच में 3, 6, 9 इसमें आएंगे। 9 से ऊपर आएगा 12, तो 12 तो इसमें है नहीं, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इसमें आएगा जितने भी बचे हुए हैं सब इसमें आ जाएंगे। तो y0 के बाद y1, y2, y3 आ चुका है, y4, y5, y6 यहाँ आ चुका है, y7, y8 और y9 यहाँ आ चुका है और y10 यहाँ पे आ चुका है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। हमें फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, जितने हमें कोटियाँ दी हों उससे हम इसका वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बात समझ में। तो इसमें कोटियाँ हमेशा विषम होती हैं, लेकिन इसमें कोटियाँ सम या विषम, ठीक है, दोनों हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर। तो अगली क्लास में हम इसका जो थर्ड रूल है ट्रेपेजॉइडल रूल, या जिसे बोलते हैं समलंबी नियम, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें इतने रहने देते हैं, ये हमारा समाप्त हो गया।